जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर का एक और शानदार सेशन आपके लिए लेकर आए हैं और शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयां। आज गणेश जी का नाम लेके इस सेशन का शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इवेंट्स, हर चीज पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप लोग क्वेश्चन। अगर आप लोग आंसर दे पाए तो दैट विल बी वेरी गुड, बट नहीं दे पाए तो मैं तो हूं ही आपके आंसर के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए सवाल क्या है। वेयर विल द SCO समिट 2025 बी हेल्ड, यानी कि SCO की 2025 की मीटिंग कहां पे होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि SCO सर है क्या, जिसके बारे में मीटिंग है। तो SCO का मतलब होता है दोस्तों संघाई, ठीक है, क्या संघाई कॉपरेशन, क्या संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, पहले आप ये याद रखेंगे। ठीक है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर पॉइंट। अब जो ये संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टार्टिंग से संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पे वापस लेके आएंगे। देखिए 1996 की बात है। ठीक है, यहां पे 5 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि मिलते हैं और कहते हैं कि सर हमें ना एक ग्रुप बना लेना चाहिए ताकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी बनी रहे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी बनी रहे। हम पे कोई अटैक करे तो हम मिलकर उनके साथ वार कर सकें, या फिर हमारी इकोनॉमी मिला जुला के चलें। ये सब उनका मकसद था। तो इसका नाम क्या था, संघाई 5, याद रखना, क्या संघाई 5 के नाम से इसको शुरू किया गया था, क्योंकि 5 कंट्रीज थी। ठीक है, तो संघाई 5 के नाम से शुरू किया गया था। ठीक है, नाउ अब वो 5 कंट्रीज कौन सी हैं, एक एक के बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखना 5 कंट्रीज में आपका रशिया आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, रशिया आएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद आएगा चाइना, उसके बाद आपका आएगा, ठीक है, किर्गिस्तान। ठीक है, क्या किर्गिस्तान, क्लियर पॉइंट। उसके बाद आएगा ताजिकिस्तान, क्या ताजिकिस्तान आएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद कजाकिस्तान आएगा, क्या कजाकिस्तान आएगा, याद रखना। तो ये 5 मेंबर थे जिन्होंने ये शुरुआत किया SCO। अब देखिए SCO नहीं, संघाई 5 के नाम से शुरुआत हुआ था, SCO तो आगे चल के बनेगा। इनका मेन मकसद क्या था कि देखो भाई साहब, हम क्या करेंगे ना, कुछ चीजों से लड़ने के लिए संगठन बना रहे हैं। अब कुछ चीजों से लड़ने के लिए मतलब क्या है, यानी कि इनका मोटिव क्या है। ठीक है, इकोनॉमी में एक दूसरे का साथ देना, ठीक है, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का साथ देना, याद रखना। ठीक है, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का साथ देना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, टेररिज्म यानी आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ना। ठीक है, एंटी टेररिज्म। ठीक है, क्या एंटी टेररिज्म लड़ाई जो होती है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है बच्चे, ये इनका मकसद था। 5 कंट्रीज का नाम मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका विस्तार कैसे हुआ आगे चल के देखिए। 2001 में एक मीटिंग होती है इनकी, क्या 2001 में एक मीटिंग होती है, और इसी 2001 में डिसाइड किया जाता है कि संघाई 5 का नाम बदल के हम लोग क्या करेंगे, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि SCO में इनका नाम बदल दिया जाता है, याद रखना। और साथ ही यहां पे एक मेंबर और ऐड हो जाता है। ठीक है, कौन सा मेंबर ऐड हो जाता है, प्लस कर लीजिए उज्बेकिस्तान। ठीक है, क्या उज्बेकिस्तान जो है यहां पे ऐड हो जाता है। ठीक है बच्चे, यानी कि अब कितने मेंबर हो गए, पहले 5 थे, ठीक है, अब एक बढ़ गया, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए। यानी कि 2001 में 6 मेंबर बन जाते हैं, एंड 2001 में ही इसका नाम बदल के संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO, जो कि क्वेश्चन में है, ठीक है, ये बना दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, फिर बात आ जाती है 2017 की। ठीक है, 2017, ठीक है, 9 जून 2017 डेट याद रखना है, 9 जून 2017। 9 जून 2017 को इसमें 2 और कंट्रीज शामिल हो जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 2 कंट्रीज शामिल हो जाएंगी बच्चे, ठीक है, तो ध्यान में रखना, एक तो आपका भारत ये शामिल हो जाता है, ठीक है, और दूसरा आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ये शामिल हो जाता है। यानी कि 2017 में इसके 2 मेंबर और बढ़ गए, तो कितने मेंबर हो गए भाई साहब, तो यहां पे 6 + 2 = कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर पॉइंट। नाउ 2023 में ईरान शामिल हो जाता है। ठीक है, 2023 में, ठीक है, 2023 में ईरान शामिल हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, अब कितने मेंबर हो गए इसके भाई साहब, +1 = 9। ठीक है, उसके बाद 2024 में, याद रखना, उसके बाद 2024 में, ठीक है, कौन शामिल हो जाता है, तो बेलारूस शामिल हो जाता है। कौन,
बेलारूस शामिल हो जाता है। अब इसके कितने मेंबर हैं, याद रख लेना 10 मेंबर्स हैं। क्लियर पॉइंट, यानी कि एससीओ में एट प्रेजेंट 10 मेंबर्स हैं, 10 सदस्य हैं। क्लियर पॉइंट। अब करंट न्यूज क्या है कि जो मीटिंग होने वाली है एससीओ की चाइना में होने वाली है, तो चाइना के किस शहर में होने वाली है, ये आपका सवाल था। तो तियानजिन नाम का शहर है, तियानजिन नाम का शहर है, यहां पे मीटिंग होने वाली है एससीओ की, ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्लियर पॉइंट। अब देखिए ये मीटिंग अब तक की सबसे प्रभावशाली, सबसे इंपैक्टफुल मीटिंग होने वाली है। और क्यों होने वाली है, क्योंकि भाई साहब यहां पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन हर एक देश पर ही टैरिफ लगा दिया है, तो पूरी जो दुनिया है ना एक तरीके से ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई है। तो एससीओ का जो मुद्दा है इस बार एससीओ मीटिंग का मुद्दा क्या रहने वाला है, ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है, तो यहां पे 20+ कंट्रीज, ठीक है 20+ कंट्रीज आएंगी, याद रखना 20+ कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है 20+, क्यों 10 तो मेंबर हो गए, और बाकी कंट्रीज कौन होंगे सर, तो बाकी कंट्रीज जो एससीओ के साथ ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से अफेक्टेड हैं, वो सब मिलेंगे। 10 तो यही हो गए, और बाकी सारी कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। यहां पे डिसाइड होगा कि भाई साहब अब ट्रंप का मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, क्योंकि यहां पे दुनिया की सुपर पावर्स एक साथ मिलेंगी। याद रखना सुपर पावर्स में अगर बात करूं, ठीक है, तो देखिए हमारे लिए मोदी, भारत सुपर पावर ये हमारे लिए, ठीक है, तो यहां पे मोदी हो गए, ठीक है, प्लस पुतिन हो गए, और उसके बाद शी जिनपिंग जो कि चाइना की तरफ से इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि चेयरमैन रहने वाले हैं इस मीटिंग के। ठीक है, याद रखना शी जिनपिंग, याद रखना शी जिनपिंग, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या करने वाले हैं, इस मीटिंग को चेयर करने वाले हैं, यही इस मीटिंग के चेयरमैन रहेंगे इस बार, क्योंकि चाइना में हो रही है मीटिंग, तो इस वजह से इनको ये मौका मिलेगा। तो देखिए ये 3 बड़ी ताकतें एक साथ मिलके एक मंच पे, एक मोर्चे पे, जहां पे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करने वाली हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई साहब ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होने वाली 2025 में, ठीक है, जियानपिंग शहर में, ये अब तक का सबसे प्रभावशाली मीटिंग है, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल मीटिंग है। क्लियर बच्चे, चलिए ये था आपका न्यूज। अच्छा एक और बात, चाइना में हो रही है तो एक और न्यूज आप लोग देख लीजिए। चाइना ने सबसे ज्यादा, ठीक है, 5 बार, ठीक है, चाइना ने सबसे ज्यादा अभी तक 5 बार ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई है। क्लियर पॉइंट आप बच्चे, चलिए तो ये सारा का सारा आपके सामने है, ठीक है, आप देख लीजिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया है। ठीक है बच्चे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं हट गया एक बार के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे बच्चे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते चले, दैट विल बी ग्रेटफुल फॉर यू। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हीरो एशिया कप 2025 बीइंग हेल्ड। हीरो एशिया कप 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये हीरो एशिया कप है क्या, ये हीरो एशिया कप है क्या। तो बच्चे ये एक हॉकी का टूर्नामेंट है, याद रखना है क्या है, ये हॉकी का टूर्नामेंट है, हॉकी का टूर्नामेंट है। ठीक है, अब हॉकी का टूर्नामेंट है तो एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ये याद रखना। ठीक है, एशिया का, ठीक है, एशिया का, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना टूर्नामेंट है, याद रखना, सबसे पुराना टूर्नामेंट है। अब देखो सबसे पुराना टूर्नामेंट अगर ये है एशिया का, तो जाहिर सी बात है इंडिया का भी सबसे पुराना ही होगा, एशिया में ही तो इंडिया है, याद रखना। क्लियर पॉइंट। कहां पे हो रहा है, यहां पे राजगीर बिहार में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, राजगीर बिहार में हो रहा है, ये भी याद रखना। ठीक है, कितनी टीमें आने वाली है यहाँ पे, तो 8 टीम आने वाली हैं। ठीक है, याद रखना, जिनको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, पूल ए और पूल बी। 4 टीमें इसमें होंगी और 4 टीमें इसमें होंगी। ठीक है, और इन दोनों से जो जीत के आएगा वो फाइनल में फाइट करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब देखते हैं कब से कब तक हो रहा है, तो 29 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक होने वाला है। ठीक है, कब से कब तक होने वाला है, ठीक है, 29 अगस्त से लेकर के, ठीक है, 7 सितंबर तक ये होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है। सर कोई ना कोई तो बॉडी होगी ना जो ऑर्गेनाइज करवाने वाली है। ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक है, एशिया लेवल पे जो ऑर्गेनाइज करवाता है तो एशिया हॉकी फेडरेशन, ठीक है, एशिया हॉकी फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। कौन करवाता है, ठीक है, एशिया हॉकी
फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। एशिया हॉकी फेडरेशन कब बनाया गया था भाई साहब? तो 1958 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए सर, तो सर ये एशिया हॉकी फेडरेशन तो एशिया में ही है ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे इवेंट कौन करवाता है? जैसे कि हॉकी का वर्ल्ड कप होगा तो पूरी दुनिया का होगा ना, पूरी दुनिया के सारे देश आएंगे ना, ठीक है। तो वो कौन करवाता है? तो याद रखना बच्चे, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल लेवल की है, ठीक है, HIF, ठीक है, याद रखना, हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये बनाया गया था 1924 में, कहां पे? पेरिस में बनाया गया था, याद रखना, पेरिस में। और एशिया वाला है, ये बनाया गया था टोक्यो जापान में, क्लियर पॉइंट, टोक्यो जापान में। कई बार आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है या फिर कब इसको, इस संस्थान को बनाया गया था। कई सारे सवाल आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, ये तो हो गया आपका, और कहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो राजगीर बिहार में होने वाला है। ये सारा सारा पॉइंट आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं बच्चों, हु इज लीडिंग द टू न्यूली फॉर्म्ड रिफॉर्म कमिटी फॉर विकसित भारत विजन, यानी विकसित भारत विजन के लिए गठित दो नवगठित सुधार समितियों का नेतृत्व कौन कर रहा है? सबसे पहले तो देखते हैं, सवाल में दो कमिटियों की बात की गई है, और वो कमिटियां क्यों बनाई गई हैं? विकसित भारत का एक विजन है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो देखिए विकसित भारत क्या है, पहले तो बता देता हूं, ठीक है। विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत, याद रखना, विकसित भारत विजन जो है, ठीक है, कब का? 2047 का, ठीक है। अब 2047 को भाई साहब हम आजाद कब हुए थे? हम आजाद कब हुए थे? 1947 में। तो 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य 2023 में दिया था, ठीक है, और कहा था कि 2047 तक जाते जाते हम लोगों को ना डेवलप्ड नेशन में आ जाना है, यानी कि विकसित राष्ट्र में शामिल हो जाना है। अभी हम लोग क्या है? विकासशील में है, डेवलपिंग नेशन में है, क्लियर पॉइंट। हमको कहां पहुंचना है? डेवलप्ड में पहुंचना है, याद रखना, हमको डेवलप्ड होना है, डेवलप्ड नेशन में हमको पहुंचना, याद रखना। तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए यहां पे अभी दो कमिटियां बनाई गई हैं, दो समितियां बनाई गई हैं। दोनों समितियों का नाम आप लोग पहले याद रखना, ठीक है। एक तो विकसित भारत 2047 होगा, ठीक है, एक तो आपका विकसित भारत, ठीक है, क्या? विकसित, एक तो आपका विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत याद रखना, ठीक है, 2047 में, ठीक है। एक तो ये बनाया गया है, क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखेगा। और दूसरा नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमिटी, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल, याद रखना, नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमिटी, ठीक है, ये बनाई गई है। दो कमिटियां बनाई गई हैं। अब ये दोनों कमिटियां क्या करेंगी? विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो तेजी से तेजी कैसे पाया जा सके। अब यार पता लग रहा कि यार हम 2060-2070 तक हम कुछ कर ही नहीं पाए, लेकिन नहीं, हमको 2047 तक विकसित बनना है, डेवलप्ड नेशन की लिस्ट में आना है, तो हमारी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इनको जो काम दिया गया विकसित भारत 2047 को, कि भाई आप इतनी स्पीड बढ़ाओ, रास्ते निकालो कि कैसे हम लोग स्पीड से डेवलप हों। और ये जो नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी, ये जो नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, जैसे बैंक वगैरह नहीं है, बैंक क्या हो गया? फाइनेंशियल हो गया, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल का मतलब जो रुपए पैसे से डील ना करे, जैसे कि एमएसएमई हो गया, इन पे आप लोग ध्यान देना। लेबर लॉ की बात कर लो, आप इन पे ध्यान दोगे। देखो यहाँ पे बैंक वैंक या किसी वित्तीय संस्था की बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेबर लॉ हो गया, पॉल्यूशन हो गया भाई साहब, ठीक है, क्या हो गया? पॉल्यूशन हो गया, यानी कि यहाँ पे प्रदूषण की बात कर ली, तो तुम इस पे ध्यान देना, और तुम भाई बाकी चीजों पे ध्यान देना ओवरऑल, ठीक है। तो ये दोनों कमिटियों की जो हेड बनाए गए हैं, लीडर बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, ये सवाल वही पूछता है। तो ये दोनों कमिटियों का चेयरमैन कौन होने वाला भाई साहब? राजीव गौबा साहब, क्लियर पॉइंट। कौन होने वाला है? राजीव गौबा, ठीक है, राजीव गौबा साहब होने वाले हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्लियर पॉइंट। चलिए, ये तो दो कमिटियां हो गई जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही हैं। नाउ स्टेट लेवल पे अगर बात करें तो एक और कमिटी बनाई गई है, ठीक है। तो स्टेट ध्यान सुनना, स्टेट डी रेगुलेशन कमिटी, ठीक है, डी रेगुलेशन कमिटी बनाई गई है, याद रख लेना, ठीक है। कमिटी बनाई गई है, ये एक तीसरी कमिटी बनाई गई है स्टेट लेवल पे डील करने के लिए। अब इसको डील कौन करेगा? इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो टीवीएस, क्या नाम है उनका? टीवीएस स्वामीनाथन, ठीक है, क्या? स्वामीनाथन इनका नाम है, ठीक है, स्वामीनाथन, टीवीएस स्वामीनाथन इसके चेयरमैन है, क्लियर पॉइंट बच्चे। तो यहां पे मैंने आप लोगों को तीन
कमिटियां बता दी हैं, तीनों कमिटियों में विकसित भारत के लिए एक बनाई गई है, विकसित भारत 2047, दूसरा नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमिटी है और तीसरा स्टेट डीरेगुलेशन कमिटी है। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहां पे तीनों का नाम आप लोग याद रखेंगे एंड करेक्ट आंसर इज राजीव गौबा। ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द सेकेंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 बी हेल्ड, यानी कि दूसरा वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि सर ये क्या है, ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव क्या है, यानी कि वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए पर्यटन सम्मेलन यानी कि टूरिज्म कॉन्क्लेव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं स्पिरिचुअल, यानी कि आध्यात्मिक पर्यटन की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी मीटिंग है, ये एक ऐसी मीटिंग है जहां पे हम लोग बात करेंगे कि आध्यात्मिक पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। क्लियर पॉइंट, यानी कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए। अब स्पिरिचुअल टूरिज्म क्या है भाई साहब, जो कि मन की शांति के लिए हो। ठीक है, मन की शांति के लिए किया जाए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, धर्म के लिए किया जाए। मंदिरों में हम लोग जाते हैं ना, वैष्णो देवी वगैरह। ठीक है, क्यों जाते हैं, ताकि हमारे मन की शांति हो। माने धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी यात्राएं हैं, आप काशी विश्वनाथ मंदिर चले जाए, ठीक है, आप मथुरा चले जाइए। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म कहते हैं इनको, आध्यात्मिक पर्यटन कहते हैं। क्लियर बच्चे यहाँ पे। चलिए, तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए यहां पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और 2025 का है तो 2025 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सेकंड क्यों सर, क्योंकि इस तरीके की एक मीटिंग अयोध्या में भी कर दी गई है। ठीक है, याद रख लेना। अयोध्या में भी पहली मीटिंग जो है ना, कब की गई थी, अयोध्या में की गई थी। ठीक है, और 27 अगस्त को ही की गई थी, लेकिन 2024 था वो। ठीक है, अभी 2025 है, तो 27 अगस्त को मीटिंग की जा रही है। कहां पे की जा रही है, तो उज्जैन में की जा रही है। ठीक है, कहां पे, उज्जैन में किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, सर इस मीटिंग के बारे में और डिटेल देखते हैं, क्या है बता दीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि अब ये मीटिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले इस मीटिंग का क्या है, पहले तो ये देखिए, याद रखना, धर्म या फिर मन की शांति के लिए जो यात्रा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूरिज्म बोलते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आध्यात्मिक पर्यटन बोलते हैं। क्लियर पॉइंट। अब यहां पे जब हम धर्म के मामले की बात करें तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है। या अब महाकुंभ की बात कर लीजिए, है ना, तो कितनी भीड़ हुई थी, भगदड़ मच गया था, कितने लोग मर गए थे। तो जहां पे धर्म की बात भारत में आती है ना भाई साहब, तो वहां पे भीड़ ऐसे उमड़ती है कि जिसका कोई हद नहीं है। तो यहाँ पे इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया जाएगा, भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, यानी कि वहां पे भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, ये मुद्दा रहेगा, याद रखना। इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है, यही इसका सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, ये बात याद रखना। क्योंकि एक बार भीड़ संतुष्ट हो गई, भीड़ मैनेज हो गई, तो भैया वो जो यात्रा है ना, कितनी सुखद होगी, ये बात याद रख लेना। तो उस सुखद यात्रा में आप क्या करोगे, ठीक है, खुदा के साथ रोमांस करोगे, खुदा के साथ मोहब्बत करोगे, खुदा के साथ इश्क करोगे, भगवान के चरणों में अपने आप को बिछा दोगे, करोगे ना। तो यही इस मीटिंग का थीम भी है, रूहमैंटिक। इस मीटिंग का थीम क्या है भाई साहब, रूहमैंटिक, याद रखना है, रूहमैंटिक। ठीक है, इस मीटिंग का थीम क्या है, ठीक है, रूह, हिंदी में रूह और इंग्लिश में मैंटिक। ठीक है, रूह से जो रोमांस करे उसको रूहमैंटिक कहते हैं। क्लियर पॉइंट। तो याद रखना, रूहमैंटिक, ये दिख रहा है किस तरीके से लिखा हुआ है, थीम है। किसका थीम है, सेकेंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 की थीम है क्या, रूहमैंटिक, यानी कि खुदा से इश्क करो, खुदा से इबादत करो। ठीक है भाई, बाकी लोग तो आते जाते रहेंगे, ठीक है, आपको खुदा के साथ मोहब्बत करनी है। खुदा ही है जो आपकी जीवन की नैया को पार लगाएगा, आपके मन को शांति देगा, और मन शांत है तो दुनिया की सबसे बड़ा सुख आपके पास है। ठीक है, तो रूहमैंटिक कब होगा, जब भीड़ को अच्छे से मैनेज कर लिया जाएगा। अब इस भीड़ को मैनेज करने के लिए याद रखना कैसे कैसे कदम उठाए जाएंगे, इसको डिस्कशन करने के लिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है। ठीक है, अब इस मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, PhD CCI, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेगा। इसको जिम्मेदारी दी गई है कि भैया तुम मैनेज करना भीड़ को। ठीक है, अब PhD CCI क्या है, तो याद रखना, P फॉर पंजाब, ठीक है, P फॉर पंजाब हो गया, ठीक है, H फॉर हरियाणा हो गया, H फॉर हरियाणा हो गया, याद रखना। ठीक है, और D फॉर दिल्ली हो गया, ठीक है, D फॉर दिल्ली हो गया, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फुल फॉर्म है क्या, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, चैम्बर ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म हो गया है। ये बात आप लोग याद रख लेना, क्लियर पॉइंट। चलिए, एक तो ये हो गया, इसको दिया गया है कि भैया आप मैनेज करोगे, और दूसरा टूरिज्म मैनेज, जो आपका टूरिज्म मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो तो करेगा, डेफिनेटली करेगा भाई, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कौन? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, आप याद रख लेना। हमारा टूरिज्म मिनिस्टर कौन है इस टाइम, ठीक है, यानी कि वही तो डिसीजन लेगा ना। तो गजेंद्र शेखावत टूरिज्म मिनिस्टर है, कौन? गजेंद्र, ठीक है, गजेंद्र शेखावत, याद रखना, कौन? गजेंद्र शेखावत टूरिज्म मिनिस्टर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को हेड कर रहे हैं इस वक्त, तो वो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो दो लोग हो गए, कौन कौन इसमें ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है? पहली PHDCCI, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और तीसरा KPMG, क्लियर पॉइंट, तीसरा KPMG, और थर्ड कौन हो गया? KPMG, ठीक है। ये एक नीदरलैंड की कंपनी है जो कि इस भीड़ को मैनेज करने के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। नीदरलैंड की कंपनी है, याद रख लेना, ठीक है, ये एक नीदरलैंड्स की कंपनी है, क्लियर पॉइंट, यहां पे ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो तीन संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको मैनेज करेंगी, ठीक है। अब कैसे मैनेज किया जाएगा, याद रखना, यहां पे जो टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, ज्यादा ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उसको मैनेज करो, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा, या फिर यूं कह लो जो अध्यात्म से जुड़ा टूरिज्म है उससे पैसे कैसे कमाएंगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लोकल इकोनॉमी को ध्यान दिया जाएगा, यानी कि लोकल अर्थव्यवस्था को, वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पे जो भुट्टा बेचने वाले हैं, वहाँ पे जो छोले कुलचे लगाने वाले हैं, गोलगप्पे लगाने वाले हैं, सभी का रोजगार है ना भाई। तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोग ज़्यादा तब आएंगे जब अच्छी से मैनेजमेंट होगी। तो यहाँ पे लोकल टूरिज्म की बात किया जाएगा, डिजिटल दर्शन की बात की जाएगी, डिजिटल दर्शन की बात की जाएगी। भाई अगर आप दर्शन नहीं कर पा रहे हो तो डिजिटली आप दर्शन कर लो, ठीक है, इसकी बात की जाएगी। जितने भी कॉरिडोर्स हैं मंदिर के आसपास उसको डेवलप किया जाएगा, याद रखना, उसको डेवलप किया जाएगा। ये सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे, और इसी बात का डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे क्या किया गया भाई साहब, ठीक है, सेकेंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 को लाया गया है, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए साइड हट जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द IMD, ठीक है। स्मार्ट सिटी पता है अलग अलग कंट्रीज में, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हम लोग अलग अलग डेफिनेशन देखते हैं स्मार्ट सिटी की। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है IMD, क्लियर पॉइंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल हो गया डेवलपमेंट, ठीक है बच्चे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, ये वर्ल्ड रैंकिंग देता है शहरों की। जैसे कि इंडिया में होता है ना, शहरों को रैंकिंग दी जाती है, इंदौर काफी टाइम से नंबर 1 पे आया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे शहरों को क्या देता है, रैंकिंग देता है। कौन सा इंस्टीट्यूट, IMD। तो ये किस क्राइटेरिया पे रैंकिंग देता है, कौन आया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, किस क्राइटेरिया पे ये ऐसी रैंकिंग देता है, ठीक है। तो एक ऐसी सिटी जिसकी GDP बहुत ज्यादा हाई हो, यानी सकल घरेलू उत्पाद बहुत उच्च हो, नहीं ये नहीं है। अ सिटी विद मैक्सिमम इंटरनेट पेनिट्रेशन, जिसके पास इंटरनेट बहुत अच्छा हो, ये भी नहीं है। एक ऐसी सिटी जो अर्बन सेटिंग अप्लाइंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस बेनिफिट्स एंड मिटिगेटेड ड्रॉबैक्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी एक ऐसा शहर बनाया जाए, यानी कि शहरीकरण किया गया एक ऐसा शहर हो जिसमें हर तरीके के लाभ दिए गए हो, याद रखना, टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस शहर में, ताकि वो शहर डेवलप हो जाए, ठीक है, और उसका कोई ड्रॉबैक भी ना हो, ड्रॉबैक यानी कि कोई उसमें नुकसान भी ना हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम डेवलप होने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में खूब चिमनियां लगा रहे हैं। भैया चिमनियां लगा रहे हो, पैसे तो आ जाएंगे आपके पास, लेकिन जो वातावरण का नुकसान होगा, शहर का नुकसान होगा, वो कैसे आप झेल पाओगे भाई साहब, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C, यानी कि शहरीकरण के लाभों को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, ठीक है, और कमियों को
दूर करने की कोशिश करे, यानी कि तरक्की करे लेकिन एनवायरमेंट को ध्यान में रख के करे, ठीक है, माहौल को ध्यान में रख के करे। ऐसा नहीं है कि भाई केमिकल नदियों में बहा रहा है और खुद खूब पैसे कमा रहा है, नहीं। तो शहर का मतलब क्या होता है, कमियों को दूर करना भी और डेवलपमेंट को साथ में लेकर चलना भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शहरीकरण के लाभों को बढ़ाने और कमियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसी बेस पे हम लोग क्या तय करते हैं कि कौन सा शहर ज्यादा साफ सुथरा है, यानी कि रैंकिंग देते हैं शहरों की। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो सर अभी जो नंबर 1 पे शहर आएगा इसके अकॉर्डिंग वो कौन सा होगा, तो याद रख लेना जूरिक। ठीक है, कौन सा शहर होगा, जूरिक के नाम से हम उस शहर को जानते हैं, स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्विट्जरलैंड का कौन सा, जूरिक। ठीक है, जूरिक कहां का है, स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, कहां का है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, यह बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ओस्लो। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे का एक शहर है, ओस्लो नॉर्वे का एक शहर है। उसके बाद जेनेवा। ठीक है, जेनेवा हो गया। ठीक है, ये भी आपका स्विट्जरलैंड का ही है। क्लियर पॉइंट, यार स्विट्जरलैंड का ही है। तो आपका फर्स्ट रैंकिंग जूरिक, सेकंड रैंकिंग ओस्लो और तीसरा रैंकिंग आपका आ जाएगा जेनेवा की बात कर रहे हैं। तो क्या सर इंडिया कहीं पर भी नहीं है, तो भाई साहब इंडिया टॉप 100 में भी नहीं है। इंडिया की जो सबसे ऊपर वाली रैंकिंग है वो 104 रैंक पे है, 104 रैंक पे है, याद रखना। और वो कौन सी है, दिल्ली है। ठीक है, 104 रैंक पे दिल्ली है। तो हम लोग देखिए कितना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, अच्छा तो नहीं है यहाँ पे। तो 104वें रैंक पे तो हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, याद रखिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए, तो ये था आपका करेक्ट आंसर बी वाला, एन अर्बन सेटिंग अप्लाइंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस बेनिफिट्स एंड मिटिगेट ड्रॉबैक्स ऑफ अर्बनाइजेशन। क्लियर पॉइंट। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है। Which cave holds the number 1 rank among the top 10 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज केव्स, यानी यूनेस्को की शीर्ष 10 विश्व धरोहर गुफाओं में कौन सी गुफा का प्रथम स्थान है। यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोगों ने सुना होगा ना, यूनेस्को जिसको हम लोग कब बनाए थे, यूनेस्को को कब बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1945 में यूनेस्को बनाया गया था। ठीक है, ये क्या करता है ना, शहरों को रैंक देता है। ठीक है, शहरों को नहीं, साइट्स को अपनी लिस्ट में शामिल करता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है। ठीक है, यूनेस्को याद रखना क्या होता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, हेरिटेज साइट ये एक लिस्ट होती है। ठीक है, ये एक लिस्ट होती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, यूनेस्को के द्वारा बनाई जाती है। इसमें जो शहर शामिल हो जाते हैं ना उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। अब जैसे मान लो यूनेस्को को लगा कि अरे यार ये क्या बोलते हैं, पताल पानी वाला एरिया तो बहुत बढ़िया है यार, इसको डेवलपमेंट की जरूरत है, तो यूनेस्को क्या करेगा, पताल पानी वाले एरिया को इस लिस्ट में डाल देगा। अब यूनेस्को हेल्प करेगा उस एरिया को डेवलप करने में, हमारी कंट्री के हेल्प करेगा उस एरिया को डेवलप करने में, एमपी गवर्नमेंट की हेल्प करेगा उस एरिया को डेवलप करने में। तो इस लिस्ट में शामिल बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे देश की कंट्रीज हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, याद रखेगा। तो उसमें गुफाएं जितनी भी हैं उस पर टॉप रैंक पे कौन सी गुफा है, ये आपका सवाल है। केव्स जितनी भी हैं उसमें टॉप रैंक पे कौन सा है, ये आपको सवाल में बताना है। ठीक है बच्चे, तो देखिए अजंता की केव्स, ठीक है, स्कॉर्जन केव्स स्लोवेनिया का, ठीक है, फोंगना केव्स वियतनाम का, एंड मोंगाओ केव्स चाइना का। ठीक है, तो यहां पे इंडिया के लिए बड़े गर्व की बात है कि अजंता की गुफाएं, ठीक है, कहां पे, अजंता की गुफाएं। ठीक है, औरंगाबाद, याद रखना अजंता की गुफाएं औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, वहां पे। ठीक है, ये नंबर 1 पर है। ठीक है, ये नंबर 1 पर है दुनिया की सभी गुफाओं में से। करेक्ट आंसर आपका ए है, याद रखना। ठीक है, और यही नहीं, सेकंड रैंक पे कौन है, एलोरा की गुफाएं। सेकंड रैंक पे एलोरा की गुफाएं हैं, ये भी भारत से ही है। ठीक है, एलोरा केव्स जो ये भी भारत से ही है। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अजंता, देखिए अजंता क्या है ना, अजंता की बात करें तो यहाँ पे 30 ऐसे साइट्स हैं, जितने भी साइट्स हैं ना अजंता की, तो 30 ऐसी गुफाएं हैं, 30 ऐसी साइट्स हैं अजंता की। ठीक है बच्चे, कितनी, 30 साइट्स हैं अजंता की। ठीक है, और एलोरा में कितनी साइट्स हैं, एलोरा की गुफाओं के पास 34 ऐसी साइट्स हैं। क्लियर पॉइंट। अजंता की बात करें तो यहाँ पे बुद्ध भगवान की जो गुफाएं हैं बुद्ध भगवान को डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको किसके अवशेष मिलेंगे, किसके प्रूफ मिलेंगे, तो बुद्ध भगवान के। ठीक है, तो बुद्ध धर्म के कह लीजिए। ठीक है, बुद्ध धर्म की बात कर ले तो यहाँ पे बुद्ध धर्म के अवशेष मिलेंगे, यानी कि सबूत मिलेंगे, अवशेष तो नहीं सबूत मिलेंगे। यहाँ पे किसके मिलेंगे, तो हिंदू के मिलेंगे, याद रखना हिंदू के मिलेंगे, जैन के मिलेंगे, यानी यहाँ पे सभी के मिलेंगे। ठीक है, बुद्ध के भी यहाँ पे मिलेंगे, याद रखना। क्लियर पॉइंट।
अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बहुत पुरानी है, ये जो अजंता की है ना, तो ये 2nd सेंचुरी से लेके, ठीक है, तकरीबन 6th सेंचुरी के बीच की गुफाएं हैं, ठीक है। और ये जो गुफाएं हैं ये 6th सेंचुरी से लेकर के आपको 10th सेंचुरी तक, ठीक है, 10th सेंचुरी की हम यहाँ पे बात करेंगे। 10th सेंचुरी तक क्या किया गया है, इस गुफाओं को, मतलब इस गुफाओं को बनाया गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो बुद्ध धर्म था वो थोड़ा पुराना है, और उसके बाद जैन में ने सारी चीजें आई हैं, तो ये आगे चल के ये गुफाओं को डेडिकेटेड किया गया है, ठीक है, याद रखना। अब एलोरा का जो, अब इनमें याद रखना, और जो मैं गुफाएं बता रहा हूँ 30 साइट्स, ये रॉक कट है, रॉक कट साइट्स, यानी पत्थरों को काट काट के बनाई गई हैं, याद रख लेना, ये रॉक कट है, ठीक है, याद रखना। ये क्या है? ये रॉक कट हैं, पत्थरों काट काट के बनाया गया है, ये भी पत्थरों काट काट के बनाया गया है। इसी में एक शिव मंदिर भी है, ठीक है, इसी में एक शिव मंदिर भी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काली मतलब कैलाश शिव मंदिर, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी में एक कैलाश शिव मंदिर भी है, कैलाश शिव मंदिर भी है, शिव टेम्पल भी है, याद रख लेना, ठीक है, मंदिर भी है। अब ये जो कैलाश का जो शिव मंदिर है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रॉक कट है, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, सिंगल रॉक कट। सिंगल रॉक कट का मतलब क्या होता है? एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, और दुनिया का सबसे बड़ा है, ये याद रखना। दुनिया में इतना बड़ा कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो कि सिंगल पत्थर को काट के बनाई गई है, ठीक है। कहां पे है? ये एलोरा पे है। अब सवाल एक और इंपॉर्टेंट है कि सर एक बात बताइए, इन दोनों को यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था? तो इन दोनों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है, 1983 में। कब? 1983 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। देखो बच्चे, मैं यहां पे एमसीक्यूज ही लिख के ला रहा हूं, ठीक है, बाकी सारा डिटेल में आपको खुद दे रहा हूं, ठीक है, एक एक चीज लिख के बताऊंगा। तो नो डाउट मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, आपके लिए हर एक चीज प्रिपेयर करने में, तो आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा क्या पूरा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अपने कम से कम 5-10 दोस्तों को तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। डेफिनेटली अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ तो आपको दे रहा हूं, तो आप प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है, हो सकता है कि इससे मुझे थोड़ा बूस्ट मिले, और मैं और हौसले के साथ और जोश और जुनून के साथ आपके साथ जुड़ूं, और मैं लाइव क्लास भी बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो ये 1983 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया अजंता और एलोरा को। सर, अब अजंता और एलोरा को ढूंढा कब गया था और किसने ढूंढा था? याद रख लेना, ठीक है। तो जॉन स्मिथ नाम का एक अंग्रेज था, नाम क्या था? जॉन स्मिथ, ठीक है, क्या नाम था? जॉन स्मिथ, ठीक है, जॉन स्मिथ, ठीक है, जॉन स्मिथ ने ढूंढा था। और कब ढूंढा था? तो सर 1819 में ढूंढा था, ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाओं को, याद रख लेना। कब ढूंढा था? 1819 में। उसके बाद इन अजंता की गुफाओं की और छानबीन की गई। अब देखिए, हर एक देश में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना कि जो कि छानबीन करती हैं, खुदाई करती हैं। तो इंडिया में कौन है? वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रख लेना। इंडिया में कौन है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रख लेना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में पुरातत्व विभाग भी कहते हैं। 19 याद रख लेना, ठीक है, ASI, ठीक है, ASI याद रखना, 1861 में इसको बनाया गया था। और किसने बनाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम में बनाया था, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी बच्चे, इस न्यूज से रिलेटेड, ठीक है। और अजंता और एलोरा की गुफाओं को नंबर 1 पे जगह मिली है, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 अगस्त? हर साल 26 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे, मद्रास डे, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वुमेन्स इक्वालिटी डे, ठीक है बच्चे। तो चलिए शुरुआत से हम बात कर लेते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले भी देखते हैं कि नेशनल स्पेस डे नो डाउट मनाया तो जाता ही है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। याद रखिएगा, ये 30 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? ठीक है, याद रखना, नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। क्या? नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाता है कि 2000 जो हमारा थर्ड, ठीक है, याद रखना, क्यों मनाया जाता है कि थर्ड चंद्रयान जो था ना, थर्ड चंद्रयान जो था ना भाई साहब 2023 में, ठीक है, पहली बार मून पे लैंड हुआ था, ठीक है, पहली बार जो हमारा थर्ड चंद्रयान, याद रखना, थर्ड वाला चंद्रयान, ठीक है, कहां पे लैंड हुआ था? इसका लैंडर जो है ना, इसका जो लैंडर है ना, मून पे लैंड हुआ था। कब?
23 अगस्त 2023 को ही लैंड हुआ था। ये बात आप याद रखना, क्लियर पॉइंट, 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे मनाते हैं, ठीक है। दूसरा दिन देखते हैं मद्रास दिवस, ठीक है। मद्रास दिवस कब मनाते हैं, मद्रास दिवस कब मनाते हैं हम लोग, याद रखना 22 अगस्त को मनाते हैं। कब, 22 अगस्त को हम लोग यहाँ पे मद्रास दिवस मनाते हैं। अब 22 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था, तो 22 अगस्त को कब 1639 को, ठीक है, अंग्रेजों ने एक शहर खरीदा था वहां के लोकल रूलर से। उस शहर का नाम क्या था, मद्रास पट्टनम। क्या था, मद्रास पट्टनम उस शहर का नाम था। अंग्रेजों ने खरीदा था किससे, वहां के लोकल रूलर से, ठीक है। और उसी को इन्होंने मद्रास नाम दे दिया। तो जिस दिन को खरीदा था, जिस दिन को यह शहर बनाया गया था, वो 22 अगस्त था 1639 को। तो उस दिन को याद करने के लिए यहाँ पे मद्रास दिवस मनाया जाता है। तीसरा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ठीक है। तीसरा जो है आपका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ठीक है, याद रखना। तीसरा जो है आपका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये कब मनाया जाता है भाई साहब, ठीक है, ये कब मनाया जाता है, ठीक है, आपका 19 अगस्त को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो करेक्ट आंसर है बच्चे आपका वुमेन्स इक्वालिटी डे आता है, ठीक है, जो कि 26 तारीख को हर साल मनाया जाता है, वुमेन्स इक्वालिटी डे। अब ये क्यों मनाया जाता है, ध्यान सुनना, ठीक है। वुमेन्स इक्वालिटी डे कब क्यों मनाया जाता है, वुमेन्स इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी डे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कब मनाया जाता है, 26 अगस्त को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 1920 में यहां पर, ठीक है, अमेरिका में 1920 में यहां पे अमेरिका में उनके संविधान का 19वां संशोधन हुआ था, ठीक है, 19th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 19th अमेंडमेंट हुआ था यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। और इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था, पहली बार औरतों को वोटिंग राइट मिला था, यानी कि वोट कर सकती हैं औरतें, फर्स्ट टाइम ऐसा डिसाइड हुआ था, ठीक है, वोटिंग राइट मिला था इसमें, ठीक है, वोटिंग राइट यानी वोट देने का अधिकार मिला था, ठीक है, किसको, औरतों को, टू वुमेन, ठीक है, पहली बार। तो याद रखना इक्वालिटी का दर्जा इसीलिए दिया गया है, ठीक है, ये दिन हम इसीलिए मनाते हैं ताकि हम लोग ये प्रमोट कर सकें, लोगों को बता सकें कि भाई साहब इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, यानी कि मेल फीमेल कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं है भाई, दोनों बराबर में ही है, पैरेलल हैं। ये हमारे जीवन के दो ऐसे पहिए हैं जिनके बिना हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, दोनों को साथ में चलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर इज वुमेन्स इक्वालिटी डे, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, इट मींस RRU, ठीक है, साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच सिक्योरिटी फोर्स इन अलवर। अलवर में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने एक समझौता ज्ञापन साइन किया है किस सुरक्षा बल के साथ। अब सबसे पहले देखते हैं कि सर ये जो आप MOU बोल रहे हो ये क्या है, ऐसा क्या साइन किया है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जब दो लोग साथ में मिलकर काम करने की बात करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन साइन होगा, उसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने किसी एक फोर्स बल के साथ डील किया है कि हम आगे चल के साथ में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सी रक्षा बल है, तो SSB है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, याद रख लेना, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। देखिए स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे हिंदी वाले में, ठीक है, ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पे, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल के साथ कौन मिला है, RRU, ठीक है, RRU यानी कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी मिला है। और इन दोनों ने डिसाइड किया है कि भैया हम लोग ना ट्रेनिंग देंगे किसको। अब देखिए ये SSB में कौन होंगे, जवान होंगे, याद रखना SSB में कौन होंगे, जवान होंगे। तो जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए जवानों को हथियार की ट्रेनिंग तो आती है, ठीक है, हथियार की ट्रेनिंग तो आती है, लेकिन साथ में इन जवानों को एक और ट्रेनिंग देने की जरूरत है, इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, ठीक है, याद रखना इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ठीक है, और ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत है, तभी तो वो समझदार बन पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, डिफेंस और एकेडमी को मिक्स किया गया है, यहाँ पे डिफेंस, ठीक है, प्लस एकेडमी को मिक्स किया गया है, यानी कि पढ़ाया भी जाएगा और हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और ये समझौता ज्ञापन कहां पे हुआ है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहां पे साइन किया गया है, तो अलवर में साइन किया गया है, याद रखना, ठीक है। दो नाम याद रखने, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और SSB दोनों याद रखना, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को कब बनाया गया था, याद रखिएगा, तो ये 2009 में बनाया गया था, ठीक है, गांधीनगर में। कहां पे, गांधीनगर में बनाया गया था, गुजरात की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। और जो हमारा SSB है उसको 1963 में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था, चाइना का युद्ध हुआ था
याद रखिएगा उसी टाइम पे बनाया गया था। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका 1963 में इसको गठित किया गया था, इसको बनाया गया था। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे अब देखते हैं यहाँ पे, और बाकी तो और इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल, तो आप लोग देख लेंगे। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, चलिए तो नाम याद रख लेना। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन, ठीक है 900, ठीक है 900 सैनिकों को यहाँ पे अभी तक ट्रेनिंग दी जा रही है। 900 सैनिकों को ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। क्लियर है पॉइंट बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके लिए क्या आता है बच्चे। ठीक है, The Andhra Pradesh government announced a life insurance cover of how much for municipal corporation। यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नगर पालिका कर्मचारियों के लिए कितने रुपए के जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिए चंद्रबाबू नायडू साहब है वहां के सीएम। ठीक है, कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, याद रखना चंद्रबाबू, ठीक है नायडू। अब इन्होंने क्या किया है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, उनको हम लोग क्या देंगे, 1 करोड़ का जीवन बीमा देंगे। क्लियर पॉइंट। अब देखिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, अपने जीवन के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारे जीवन को सही बनाने वाले, अच्छा बनाने वाले, स्वस्थ बनाने वाले लोगों को हम लोग क्रेडिट नहीं देते हैं। उनमें सबसे ऊपर आता सफाई कर्मचारी। याद रखिए, आप इमेजिन करके देखिए, सड़कों पे चल रहे हैं, कचरा पड़ा है, सड़े गले केले के छिलके पड़े हैं, फ्रूट्स पड़े हैं, जैसा कि मंडियों में होता है। मंडियों वाला हालत पूरे शहर में है, तो आप क्या हेल्दी रह पाएंगे, साफ सुथरे रह पाएंगे? ठीक है, आप क्या अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सब कौन करता है? हमारे कर्मचारी करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले। बहुत सारे देशों में ना उनको हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाता है। और इसको शुरुआत किसने किया था? तो जापान ने शुरुआत की थी। सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को हेल्थ वर्कर के नाम से कहना शुरू किया था। अब तो बहुत सारे देश इसको अपना चुके हैं। इंडिया में भी हेल्थ वर्कर के नाम से कहा जाना चाहिए। जैसे कि ये सवाल आया है ना, तो याद रखना, नगर पालिका कर्मचारी ना बोल के इनको क्या बोलना चाहिए, नगर पालिका हेल्थ वर्कर बोलना चाहिए। भाई इज्जत। ठीक है, तो ये क्यों इंश्योरेंस दिया जा रहा है? टू मेंटेन डिग्निटी। ठीक है, क्या? टू मेंटेन डिग्निटी, यानी कि उनकी इज्जत, मान सम्मान को मेंटेन करने के लिए। टू मेंटेन डिग्निटी, किसकी डिग्निटी? डिग्निटी, किसकी डिग्निटी? तो याद रखना, मैं तो हेल्थ वर्कर ही लिखूंगा भाई। ठीक है, मैं तो हेल्थ वर्कर ही लिखूंगा। ठीक है, याद रखें, क्योंकि हेल्थ वर्कर ये लोग हैं, इनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने, यानी चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 1 करोड़ का हम इंश्योरेंस कवर देंगे। ठीक है, कितने का? 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर हम लोग देंगे। किनको देंगे? जिनकी डेथ हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार को देंगे। ठीक है, याद रखना, डेथ हो गई, ठीक है, तो उनके परिवार को मिलेगा कितना? 1 करोड़ का। या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? हाथ पैर, मतलब हमेशा के लिए वो अपंग हो गया। ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में भी यहां पे क्या मिलेगा आपको? 1 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। कितने का? 1 करोड़ का दिया जाएगा। और अगर सर डेथ नहीं हुई लेकिन फिर कैजुअलिटी हो गई, हाथ पैर कट गया या कुछ ऐसा हो गया, मतलब मृत्यु नहीं हुई लेकिन मतलब कुछ नुकसान हो गया है, तो उस केस में, एक्सीडेंट के केस में आपको 20 लाख तक का क्या दिया जाएगा? इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, याद रखना। और सर एक और बेनिफिट है इसमें कि जो बच्चे, इनके बच्चे हैं, ठीक है, डेथ वाले केस के जो बच्चे हैं, या फिर जो परमानेंट डिसेबिलिटी वालों के बच्चे हैं, या फिर जिनका हाथ पैर कट गया उनके बच्चे हैं, उनको 8 लाख तक का एजुकेशन इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, 8 लाख तक का, 8 लाख तक का क्या मिलेगा? एजुकेशनल हेल्प मिलेगी, इंश्योरेंस नहीं। ठीक है, एजुकेशनल हेल्प मिलेगी, यानी कि उनकी शिक्षा पर 8 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे एक स्टूडेंट के ऊपर, याद रखना। क्लियर पॉइंट बच्चे। तो ये बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है, और करेक्ट आंसर आपका 1 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच टीम वॉन द 134th दुरंत कप फाइनल इन 2025? ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यह बात कर रहा है दुरंत कप के बारे में। ठीक है, दुरंत कप के बारे में। तो सर ये दुरंत कप क्या है, पहले ये बता दीजिए। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, याद रखना, दुरंत कप ऐसा क्या है? तो दुरंत कप है ना, फुटबॉल का इवेंट है। ठीक है, दुरंत कप जो है, ठीक है, दुरंत कप, जिसको डुरंट कप भी बोलते हैं हिंदी में, डुरंट कप जो है, ठीक है, किसका है? फुटबॉल। ठीक है, क्या है? फुटबॉल का इवेंट है। पहला बात आप लोग ये याद रखना है। ठीक है, तो सर 134वां एडिशन मना रहे हैं हम, तो ये कब शुरुआत हुई थी? तो याद रखना, इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में। ठीक है, और किसने शुरू की थी? हेनरी डुरंड ने। किसने शुरू की थी? हेनरी। ठीक है, हेनरी डुरंड ने शुरू की थी। ठीक है,
हेनरी डुरंड ने शुरू की थी। अब वो एक आर्मी मद्रास रेजिमेंट का आर्मी का बंदा था, उसने फुटबॉल के मैचेस कराने शुरू कर दिए और उसको नाम दे दिया गया कब से, हेनरी डुरंड ने शुरुआत की थी, इसलिए डुरंड कप के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। क्लियर पॉइंट। तो कब शुरुआत हुई थी, ये 1888 में शुरुआत हुई थी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, भारत के अंदर ही बहुत सारी टीमें बनाई जाती हैं और वो टीमें क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बहुत सारी टीमें थी, तो इस साल जो टीम जीती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जीती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, याद रखना कौन सा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में शॉर्ट में लिख लेता हूं, आप लोग फुल फॉर्म यहां से देख लेना, ठीक है। ये जीती है, ठीक है, लगातार 2 बार जीती है, लगातार 2 बार जीती है, यानी कि लास्ट ईयर भी यही जीती थी। तब सर इसने किसी को हराया भी तो होगा, डेफिनेटली हराया होगा, याद रख लेना। तो किसको हराया इसने, तो यहाँ पे डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हराया है। किसको हराया है, तो डायमंड, ठीक है, किसको हराया है, डायमंड, ठीक है, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को, ठीक है, हार्बर फुटबॉल क्लब को हराया है, याद रखना, ठीक है, फुटबॉल क्लब को हराया है। सर ये कहां की टीम है, तो ये भाई साहब कोलकाता की टीम है, ठीक है, कोलकाता की टीम है, वेस्ट बंगाल की टीम है। सर ये भी ठीक हो गया, ये भी पता चल गया कहां की टीम है। ये मैच हुआ कहां से कहां पे था, क्योंकि स्टेडियम के बारे में भी तो सवाल आता है। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम, क्या सॉल्ट लेक स्टेडियम में ये इवेंट हुआ, ठीक है, स्टेडियम में ये इवेंट हुआ, ये भी बात याद रखना। सर इवेंट हुआ, स्टेडियम भी हो गया, ये करवाता कौन है, ये भी तो पॉइंट बात है ना, ये भी तो आप बता दीजिए, ठीक है बच्चे, ये भी बता देते हैं। तो देखिए ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की हम जब बात करेंगे, यहां पे याद रखना, तो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इंडियन आर्मी, ठीक है, और इंडियन आर्मी, क्योंकि वो आर्मी का बंदा था तो आर्मी वाले ने शुरू किया था, तो याद रखना, ठीक है, इंडियन आर्मी, ये दोनों मिल करके ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में स्टार्ट किया गया था, आई थिंक 1937, ओके जो भी हो, ठीक है। तो ये देख लेना, ठीक है, आई थिंक 1937 ही है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है और इंडियन आर्मी मिलकर दोनों स्टार्ट करती है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए ओके, नहीं ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हो गया 134, तो आप देख सकते हैं 134 जो है आपका मतलब एडिशन है, ठीक है, और ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं, ठीक है। चलिए बच्चे अब देखते हैं आगे, अगला सवाल आपके लिए क्या है। Who won the gold medal in the 50-meter rifle 3 position at the 16th Asian Shooting Championship 2025, ठीक है। यहां पे किसने गोल्ड मेडल जीता है, भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता है, किस इवेंट में, 50 मीटर 3 पोजीशन, यानी 50 मीटर का जो इवेंट है, ठीक है, और 3 पोजीशन याद रखना। तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ये इवेंट कैसा होता है भाई साहब, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इवेंट इसलिए हम इसको बोलते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें 3 पोजीशन पे पार्टिसिपेट करना होता है। एक होता है जो लेट के आप शूटिंग का पार्टिसिपेशन, ठीक है, एक घुटनों के बल आके, और एक आपका प्रॉपर खड़े होकर शूटिंग, तो 3 पोजीशन होती है, याद रख लेना, ठीक है। तो इसको 3 पोजीशन, 50 मीटर राइफल यानी कि डिस्टेंस तो 50 मीटर का रहेगा, ये आपको पता ही है, ठीक है बच्चे। तो इस इवेंट में, और ये इवेंट 16th एशिया, ठीक है, शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है 2025 में, तो इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चे यहां ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने इसको गोल्ड मेडल जीत लिया है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और ये इवेंट जो है कहां पे हो रहा है, ये इवेंट जो है, ठीक है, कहां पे हो रहा है, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान में ये इवेंट हो रहा है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कजाकिस्तान में हो रहा है। और कौन जीता है भैया, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने इसको जीता है, ठीक है, याद रखेगा। अब ये कौन करवाता है, एशियन शूटिंग फेडरेशन, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, तो एशियन शूटिंग फेडरेशन, ठीक है, एशियन शूटिंग फेडरेशन, एशियन शूटिंग फेडरेशन इसको कंडक्ट करवाती है, याद रख लेना, फेडरेशन इसको कंडक्ट करवाती है। तो ये एशियन शूटिंग फेडरेशन कब बनाई गई थी सर, तो ये 1966 में बनाई गई थी, ताकि शूटिंग के मामले में एशिया के खिलाड़ियों को हम लोग आगे भेज सकें, ठीक है। तो ये नाम याद रखना इस पे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम याद रखना आप लोग। क्लियर पॉइंट बच्चे। चलिए अच्छा एक और इवेंट, ठीक है, ये इससे पहले कहां पे हुआ था, तो इससे पहले हुआ था जकार्ता, ठीक है, कहां पे हुआ था, जकार्ता में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस साल वाला कहां पे हो रहा है, और इस साल वाला कहां पे हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which organization successfully conducted the maiden flight test of IADWS, ठीक है, याद रख लेना। सबसे पहले देखो सवाल क्या कह रहा है कि किस संगठन ने IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यानी कि दो बात याद रखना, ये सर ये IADWS क्या है, ठीक है, और दूसरा याद रखना कि जो भी इसने किया है वो पहली बार उड़ान भर रहा है, यानी कि इसने जो भी बनाया है वो पहली बार उड़ान भरेगा, पहली बार उसने सफलता
पूर्व परीक्षण किया गया है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं IADWS क्या है। तो याद रखना इंटीग्रेटेड, ठीक है, क्या इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस याद रखना, ठीक है, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ठीक है, वेपन सिस्टम इसका नाम है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो IADWS क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। अब सर एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, डिफेंस सिस्टम क्या है, पहले तो आप बताइए, ठीक है। ये वेपन सिस्टम क्या है? वेपन सिस्टम, देखिए वेपन यानी कि हथियार, ठीक है, वेपन, ठीक है, यानी कि हथियार, और वेपन सिस्टम में अंतर है, ठीक है, वेपन सिस्टम में अंतर है। अब वेपन सिस्टम में क्या अंतर है और इसमें क्या? ये केवल एक हथियार है, ये सिंगल हथियार है, ठीक है, और ये मल्टीपल हथियारों का एक ग्रुप है, ठीक है, मल्टीपल हथियार हैं, मल्टीपल हथियार आपको दिखेंगे, ठीक है, हथियार आपको दिखाई देंगे, मल्टीपल, बहुत सारे। आप लोगों ने देखा होगा बॉर्डर मूवी में सनी देओल लास्ट में ऐसे कंधे पे उठाता है, ठीक है, उसी में से रॉकेट लॉन्चर भी फोड़ देता है, उसी में से चक्कू निकाल के घोप भी देता है, उसी में से गन भी निकाल लेता है, तो उसको वेपन सिस्टम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वेपन सिस्टम है, ना कि एक वेपन है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे हथियार लगाए गए हैं, दिखाई दे रहा है ये बहुत सारा, देखो रॉकेट लॉन्चर भी छोड़ रहा है, यहां से इधर सीधा भी वार कर देगा, तो ये एक वेपन सिस्टम है। वेपन सिस्टम का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इसका नाम है, ठीक है। ये एक मल्टी लेयर्ड वेपन सिस्टम है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लेयर हैं, ठीक है, एक मल्टी लेयर्ड वेपन सिस्टम है। अब मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या होता है? उसने एक गोली मारी, नहीं लगा, दूसरा मारा, तीसरा, मतलब लेयर पे लेयर वार किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, दुश्मन भाई एक में तो ध्वस्त होगा, ठीक है। तो मल्टी लेयर्ड वेपन सिस्टम है, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है, यानी कि इससे सुरक्षा अगर करनी है तो डेफिनेटली आप लोगों को, ठीक है, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो मल्टी लेयर्ड वेपन सिस्टम है ये, क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि सर इसको टेस्ट किसने किया है, बनाया किसने है? तो DRDO ने बनाया है, ठीक है। DRDO भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है इस तरीके के, ठीक है। DRDO का मतलब क्या होता है, ठीक है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या नाम है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये कब बनाया गया था? तो 1958 में बनाया गया था, ताकि भारत को हथियार या इस तरीके के वेपन सिस्टम बना के दिया जा सके, भारत की सुरक्षा को ज्यादा मजबूत किया जा सके, ठीक है बच्चे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Who has been appointed as the Deputy National Security Advisor, यानी कि डेप्यूटी NSA टू PM नरेंद्र मोदी, ठीक है, याद रखिएगा, ये पद याद रखना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद डेप्यूटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, वो वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है। तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नेशनल लेवल पे जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा, यानी कि आपने देखना पुलवामा जो अटैक हुआ था उसका बदला हम लोगों ने लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह सब सारा प्लान किसका था? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का था, याद रख लेना, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का सारा प्लान था। और फिलहाल कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? अजीत डोवाल, ठीक है, कौन है? अजीत डोवाल। ये वही अजीत डोवाल साहब है भाई साहब, जो अपने दिमाग से ना बिना हथियार उठाए मुद्दा सॉल्व कर लेते हैं। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो अजीत डोवाल को ही तो भेजा गया था रशिया में कि जाओ भैया बातचीत करके आओ रशिया से, कि यूएस ऐसे डिमांड कर रहा है कि रशिया का साथ इंडिया छोड़ दे, वरना इंडिया पे टैरिफ लगाया जाएगा। तो अजीत डोवाल साहब ही तो गए थे, याद रखना। तो ये NSA है, तो इनके नीचे और एक पद है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, कौन? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और ये किसको इलेक्ट किया गया है? अनीश दयाल सिंह को इलेक्ट किया गया है। कौन? अनीश दयाल सिंह, क्लियर पॉइंट यहाँ बच्चे, अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह साहब को यहाँ पे, अनीश दयाल सिंह साहब को क्या किया गया है? यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, क्या? ठीक है, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। ये ITBP और CRPF दोनों के DG भी रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, DG, ठीक है, CRPF और ITBP के DG रह चुके हैं, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्लियर पॉइंट बच्चे। चलिए अब देखते हैं कि ये एक तो इनका काम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको पता है, मैंने जैसा बताया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ये पूरे देश की मेन सबसे बड़ी सुरक्षा की बात कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे कौन से खतरे हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई देश प्लान तो नहीं कर रहा है अटैक करना ये सब आपका NSA का काम होता है। तो इसी के अंडर में काम करेंगे अनीश दयाल सिंह। तो सीधा रिपोर्ट किसको करने वाले हैं? ये अजीत डोवाल को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, इनके ऊपर कोई नहीं है अजीत डोवाल के अलावा ना, ये सीधा अजीत डोवाल को रिपोर्ट करेंगे, इनके ऊपर और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट थी, आप लोग याद रख लेना, ठीक है, ही इज हमारे सोल्जर, हमारे हीरो, ठीक है, अनीश दयाल सिंह, क्लियर पॉइंट बच्चे। तो याद रखना, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
Which of the following is not one of the 5 maritime bills passed by the Indian Parliament 2025? याद रखिएगा कि यहां पे 5 ऐसे बिल पास किए गए हैं हमारे भारतीय पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में, जो कि मैरीटाइम बिल है। मैरीटाइम मतलब समुद्री, ठीक है, जो कि समुद्री क्षेत्र में बिल, ठीक है, समुद्री विधेयक जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में ये क्या है, इंग्लिश में मैरीटाइम, ठीक है, क्या है ये, मैरीटाइम बिल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 2025 में 5 ऐसे बिल पेश होने की बात की गई है, तो इसमें से कौन सा वो 5 बिल नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, बिल्स ऑफ लेडिंग बिल। बिल्स ऑफ लेडिंग का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। बिल्स ऑफ लेडिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो बिल बनाया गया है ना, ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बनाया गया है। तो ये तो भैया 2025 में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आता है मर्चेंट शिपिंग बिल 2025, ठीक है। ये क्या बताता है, जो मर्चेंट्स है ना वो मतलब ये एक डिस्प्यूट को खत्म करता है। डिस्प्यूट का मतलब भैया सामान अगर रास्ते में जा रहा है और डूब गया, नुकसान होगा, टूट फूट हो गया, तो किसका होगा, सामान भेजने वाले का यानी बेचने वाले का होगा या सामान खरीदने वाले का होगा, ये सब के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये भी भैया नहीं आंसर होगा क्योंकि 2025 में ये भी पास हुआ है, ठीक है। तीसरा जो आता है इनलैंड वाटरवेज बिल 2025, तो ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये 2021 में लॉन्च हुआ था। यहां पे मैंने कंफ्यूज करने के लिए आप लोग क्या दे रखा है 2025, वरना आप तो आंसर बता ही देते। तो 2021 में लॉन्च हुआ था, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तीसरा जो है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, ये भी भारत के अंदर ही वो पास हुआ था पार्लियामेंट में और 2025 में ही पास हुआ था, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब देखो कैरियर्स ऑफ गुड्स, अगला 4 बिल थे ना, 1 2 3 चौथा 5वां बिल लिखवाई देता हूं, ठीक है। कैरियर्स ऑफ गुड्स, ठीक है, बाय सी, ठीक है, बाय सी, यानी कि सामान समुद्री रास्ते से जाएगा, आएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पे जो कानून चल रहा है ना, अंग्रेजों के टाइम से ही चल रहा है, मैरीटाइम लॉ अंग्रेजों के टाइम से ही चल रहा है, उन सारे लॉ को चेंज यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका 2025 में ही आया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब अगला देखें, हो गया कोस्टल, ठीक है, कोस्टल शिपिंग बिल, ठीक है, कोस्टल शिपिंग बिल, ये भी आप देखेंगे यहाँ पे बिल, ठीक है, कोस्टल शिपिंग बिल जो है ये भी आपका 2025 में ही आया था। तो 5 बिल जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। पहला बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2025 ये आया था, ठीक है। मर्चेंट शिपिंग बिल भी आया था, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 भी आया था, कैरियर्स ऑफ गुड्स बाय सी 2025 में ही आया था, कोस्टल शिपिंग बिल 2025 में ही आया था, ठीक है। ये पांचों का आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे बच्चों, ठीक है। एंड मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं, अगर 6 महीने भी आप लोगों ने लगातार मेरी क्लासेस देख ली तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को लिख लिख के बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। और बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखूंगा, 2-2 3-3 घंटे का, रोज का जितना रखना चाहिए उतना ही रखूंगा बच्चों, तकरीबन 1 घंटे के आसपास तो होगा, और इतना तो बनता है, याद रखना, इतना आपको देना पड़ेगा अगर सिलेक्शन है तो, ठीक है बच्चे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग सेशन को, मिलेंगे अगले सेशन में आप लोगों से कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए और नॉलेज भरी बातों के साथ। तब तक आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों अपना, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सेशन खत्म होती है, ये काम सबसे पहले आप लोगों को करना है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।